हम भारत की जलवायु डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा कि भारत की जलवायु जो है वो मुख्य रूप से मॉनसून जलवायु है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, जिसकी खास बात क्या है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होना और सीजनल रिवर्सल ऑफ मॉनसून विंड्स, मॉनसून पवनों की दिशा में ऋतुवत आधार पर परिवर्तन होता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर्स, वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन्हें दो बड़े समूहों में बांटा जाता है, उच्चावच और स्थिति से संबंधित कारक, रिलीफ और लोकेशन रिलेटेड फैक्टर्स, और दूसरा है वायु दाब तथा पवनों से संबंधित कारक, मतलब प्रेशर और विंड से रिलेटेड फैक्टर्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें उच्चावच वाले में जो प्रमुख कारक हैं वो हैं अक्षांश, लैटिट्यूड, जल स्थल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, तट से दूरी, एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई, और उच्चावच रिलीफ फीचर्स। और प्रेशर और विंड्स वाले टॉपिक में है वायुमंडलीय दाब तथा धरातलीय पवनें। सरफेस विंड्स में क्या आती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपरी वायु परिसंचरण, जिसमें क्या आती है, जेट स्ट्रीम्स। दो तरह की जेट स्ट्रीम भारत को प्रभावित करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, एक तो पछुआ जेट स्ट्रीम और एक पूर्वा जेट स्ट्रीम। और साइक्लोन, चक्रवात, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि भारत की जलवायु को दो आधारों पर देखा जाता है, एक तो ऋतु के आधार पर, सीजनल बेसिस पर, और दूसरा देखा जाता है जलवायु के आधार पर, क्लाइमेटिक रीजन्स के बेसिस पर। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का मौसम विभाग, उसके अनुसार भारत में 4 प्रमुख जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं, 4 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं, जिन ऋतुओं की हम जलवायु देखेंगे। तो सीजन्स जो हैं इंडिया में वो है विंटर सीजन मतलब शीत ऋतु, समर सीजन मतलब ग्रीष्म ऋतु, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, और लास्ट जो है वो है मानसून के निवर्तन की ऋतु, रिट्रीटिंग मानसून सीजन, रिट्रीटिंग मानसून सीजन। तो इन प्रमुख जलवायु परिस्थितियों को देखेंगे, इन सीजन्स की जलवायु परिस्थितियों को हम एक एक करके देखेंगे। इनमें से हम विंटर सीजन की क्लाइमेटिक कंडीशंस या जलवायु परिस्थितियां ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम समर की या ग्रीष्म ऋतु की जलवायु परिस्थितियां देखेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन देखते समय हमने जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को डिस्कस किया या तत्वों को डिस्कस किया जलवायु के, वो हैं तापमान, दाब, पवने, विंड्स और वर्षा, रेनफॉल। ये सब हमने एक एक जलवायु परिस्थिति के अंतर्गत हमने ये सारे बिंदु जो हैं वो कवर किए हैं हर एक सीजन के। विंटर सीजन में, शीत ऋतु में हमने देखा कि कम तापमान होता है, दाब उच्च होता है, और पवने जो हैं वो उत्तर पूर्वी मानसून पवने होती हैं, और शुष्क परिस्थितियां होती हैं भारत में सामान्यतः, और स्वच्छ आकाश होता है, क्लियर स्काई, और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की कंडीशंस होती हैं, वायुमंडलीय स्थायित्व की स्थिति होती है विंटर सीजन में। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब समर सीजन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु की जलवायु परिस्थितियां, जैसा हमने शीत ऋतु में देखा था कि ITC-Z जो है वो जब दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, तब शीत ऋतु की स्थिति बनती है, विंटर की कंडीशन। और जैसे ही ITC-Z उत्तर की तरफ खिसकने लगता है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर से दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ आना शुरू कर देता है, तब धीरे धीरे भारत में ग्रीष्म ऋतु की स्थिति बनती है। तो समर सीजन जो है ITC-Z के नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग की वजह से बनता है, नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग या उत्तर की ओर गति करने के कारण। सर्दियों में तो मकर रेखा पर था ITC-Z, और गर्मियां आने पर धीरे धीरे वो उत्तर की तरफ खिसकना शुरू करता है। अब ये जो ग्रीष्म ऋतु है, समर सीजन, ये कब से कब तक है? तो इससे पहले वाला जो सीजन हमने देखा था विंटर सीजन, वो दिसंबर से फरवरी तक था। तो ये जो समर सीजन है ये मार्च से लेकर और मई के बीच में पाया जाता है। मार्च, अप्रैल, मई के महीने जो हैं वो ग्रीष्म ऋतु के महीने माने जाते हैं। इनमें से सबसे गर्म महीना जो है, सबसे गर्म महीना माना जाता है मई के महीने को। अब ये जो मई का महीना है ये इस सीजन का सबसे गर्म महीना है, पूरे साल का नहीं, इस सीजन का सबसे गर्म महीना मई का महीना है। और उसके साथ साथ इस सीजन में क्योंकि बहुत ज्यादा उच्च तापमान है, हाई टेम्परेचर है, इसी वजह से क्या होता है, जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो इस ऋतु के दौरान, इस कंडीशन में, इस सीजन में लो प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलती है इंडिया पर, निम्न दाब परिस्थितियां। और जब भी निम्न दाब परिस्थितियां होती हैं भारत पर, तो उसके आसपास महासागरीय क्षेत्र में उसकी तुलना में हमें उच्च दाब मिलता है, हाई प्रेशर मिलता है।
और फिर हाई प्रेशर से विंड्स चलती हैं लो प्रेशर की तरफ। तो इस सीजन में क्योंकि इंडिया के ऊपर लो प्रेशर बन चुका होता है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनें चलना प्रारंभ कर चुकी होती हैं। मॉनसून विंड्स जो हैं ये स्टार्ट हो जाती हैं, पर ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनें भारत में पूर्ण रूप से वर्षा नहीं लेकर आती हैं। वर्षा इसके बाद वाले सीजन में होगी, जो है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स का सीजन, या फिर वर्षा ऋतु जो है जून जुलाई अगस्त के दौरान, तब प्रॉपर बारिश होगी इंडिया में। इस समय प्रॉपर बारिश शुरू नहीं हो पाती, पर थोड़ा बहुत कुछ एक भागों में थोड़ी बूंदाबांदी या थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जिसे कहते हैं मॉनसून पूर्व वर्षा या प्री मॉनसून रेनफॉल। तो प्री मॉनसून रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है इंडिया में। प्रॉपर रेनफॉल स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि आपको याद है क्यों वर्षा नहीं होती। अप्रैल और मई में लो प्रेशर के बावजूद वर्षा का ना होना इस वजह से संभव हो पाता है, क्योंकि इस समय दक्षिणी जो शाखा है जेट स्ट्रीम की, सदर्न ब्रांच जो है जेट स्ट्रीम की, वो नदर्न इंडिया पर उसका प्रभाव अभी भी रहता है। और जब तक जेट स्ट्रीम ऊपर इंडिया के बनी रहेगी, तो कितना भी संवहन हो, कन्वेक्शन कितना भी हो, वायु कितनी भी ऊपर जाए गर्म होके, वो जेट स्ट्रीम जो है वो उसको रोक लेती है एक सीमा तक ऊपर जाने के बाद। और इसीलिए जो ऊपर उठती है वायु वो ज्यादा ऊंचा नहीं जा पाती और बादल निर्माण नहीं कर पाती, और इसीलिए वर्षा नहीं होती संपूर्ण भारत में। तो ये गर्मियों की बेसिक कंडीशंस हैं। तो देखिए जलवायु परिस्थितियों में ITCZ स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मार्च से मई के बीच में। सबसे गर्म महीना मई का होता है, काफी उच्च तापमान होता है, निम्न दाब होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें शुरू हो जाती हैं और मानसून पूर्व वर्षा थोड़ी बहुत भारत में होने लगती है। तो ये परिस्थिति है ग्रीष्म ऋतु की। अब ग्रीष्म ऋतु में हम तापमान परिस्थितियां देखेंगे। तो देखिए टेम्परेचर कंडीशंस जो हैं वो अक्सर दर्शाई जाती हैं आइसोथर्म लाइंस के द्वारा। आइसोथर्म लाइंस, या जिनको हम कहते हैं समताप रेखाएं। समताप रेखाओं के माध्यम से हम दर्शाते हैं तापमान परिस्थितियां। और भारत के मैप पर जो प्रमुख समताप रेखाएं ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलती है गर्मियों में, वो है 32 डिग्री सेल्सियस की ये वाली समताप रेखा आइसोथर्म लाइन, ये 30 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म लाइन, ये 28 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा और ये 30 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। तो लगभग अगर संपूर्ण भारत पे हम देखें तो औसत स्तर पे, एवरेज बेसिस पे इंडिया में जो टेम्परेचर कंडीशंस पाई जाती हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा उच्च तापमान हमें देखने को मिलता है उत्तर पश्चिमी भारत में, जहां पर ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाला जो पार्ट है, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न डेजर्ट वाला, मरुस्थल वाला, वहां पर सबसे ज्यादा उच्च तापमान देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ आते हैं, दक्षिण की तरफ आते हैं, वैसे वैसे तापमान में विषमता थोड़ी कम देखने को मिलती है। उसके बावजूद थोड़ा सा कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल कोस्ट, उसका टेम्परेचर फिर भी तुलनात्मक रूप से थोड़ा हाई होता है, उच्च होता है। उसका कारण क्या है? यहाँ पर बारिश नहीं होती है ग्रीष्म ऋतु के दौरान, इसलिए ये एरिया थोड़ा गर्म रहता है आसपास के क्षेत्र की तुलना में, जो साउथ इंडिया उसके कंपैरिजन में। और बाकी साउथ इंडिया वाला क्षेत्र आप देखेंगे 28 डिग्री सेल्सियस वाले जोन में है, तो काफी कम टेम्परेचर है ओवरऑल साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया की तुलना में। तो उत्तर भारत जो है उसमें हमें विषम तापमान परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। विषम तापमान परिस्थितियां मतलब इंटेंस टेम्परेचर कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ इंडिया में। इंटेंस टेम्परेचर कंडीशंस इसलिए मिलेंगी क्योंकि नॉर्थ इंडिया वाला भाग जो है वो जल से काफी दूर है, इसी वजह से यहाँ पर महाद्वीपीय प्रभाव देखने को मिलता है। महाद्वीपीय प्रभाव का मतलब कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, और कॉन्टिनेंटल इफेक्ट के कारण गर्मियां बहुत गर्म होती हैं, सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। तो यहाँ पर ये आइसोथर्म लाइंस जो हैं, समताप रेखाएं, ये एक एवरेज बेसिस पर बनाई गई हैं इंडिया के मैप पर। अदरवाइज हम रियल में देखें अगर, तो आपको ध्यान है कि अप्रैल मई में राजस्थान में और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में ये 32 डिग्री तो बहुत कम है। हमारे यहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, 40 तक भी पहुंच जाता है, तो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। ये 32 तो सिर्फ दिखाने के लिए एक एवरेज बेसिस पे आइसोथर्म लाइन है, वरना उत्तर भारत में बहुत ही ज्यादा तीव्र तापमान परिस्थितियां हमें देखने को मिलती है। रिकॉर्ड ब्रेक जो है गर्मी पड़ती है उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में काफी विषम तापमान परिस्थितियां देखने को मिलती है। उसकी तुलना में दक्षिण भारत में अगर देखें, साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में मृदु तापमान परिस्थितियां देखने को मिलती हैं।
मृदु तापमान परिस्थितियां मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ज्यादा गर्म नहीं रहता, मॉडरेट टेम्परेचर मतलब 28 से 30 के आसपास रहता है साउथ इंडिया में, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रहता है। और दक्षिण भारत में मृदु तापमान परिस्थितियों का कारण क्या है? जल का समकारी प्रभाव, समकारी प्रभाव, जल का समकारी प्रभाव या जो ओशनिक वाटर है उसका जो मॉडरेट इफेक्ट है, उसकी वजह से साउथ इंडिया में बहुत तेज गर्मी नहीं पड़ती है गर्मियों के दौरान। तो ये टेम्परेचर कंडीशंस इंडिया में देखने को मिलती है। लगभग भारत में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पाया जाता है औसत स्तर पे। नॉर्थ और साउथ इंडिया का एवरेज निकाल लें अगर तो 30 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिलता है टेम्परेचर। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा, साउथ इंडिया में कम टेम्परेचर। तो ये ग्रीष्म ऋतु की तापमान परिस्थितियां हैं। जब एग्जाम में आप बनाएं या फिर समर सीजन के टेम्परेचर की बात करें लॉन्ग आंसर में या अदरवाइज, तो आपको ये वाला मैप जरूर से बनाना है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए टेम्परेचर कंडीशंस हमने देख ली, अब हम बात करेंगे दाब परिस्थितियों की, प्रेशर कंडीशंस की। प्रेशर कंडीशंस जो हैं वो टेम्परेचर पर, तापमान पर निर्भर करती हैं। तापमान आपको पता है कि उच्च होता है, हाई टेम्परेचर होता है समर सीजन में, और टेम्परेचर अगर हाई होगा तो प्रेशर जो है वो लो होगा। तो संपूर्ण भारत पर निम्न दाब परिस्थितियां पाई जाती है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के दौरान हमारे यहाँ पर तापमान उच्च हो जाता है, इसलिए प्रेशर ओवरऑल इंडिया में लो ही पाया जाता है, निम्न दाब होता है। जैसा अभी हमने टेम्परेचर के मैप में देखा, तापमान के मैप में, कि सबसे ज्यादा उच्च तापमान उत्तर पश्चिमी भारत में था, 32 डिग्री की हमने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लाइन देखी थी, आइसोथर्म लाइन। तो ओवरऑल टेम्परेचर जब सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिमी भारत में है तो सबसे ज्यादा इंटेंस लो प्रेशर, सबसे तीव्र निम्न दाब परिस्थितियां भी आपको कहाँ मिलेंगी? उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा लो प्रेशर होगा। और जैसे जैसे हम साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता जाएगा क्योंकि साउथ इंडिया का टेम्परेचर थोड़ा कम है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। तो इंडिया में अगर देखें तो 997 MB से लेकर और 1009 MB के बीच दाब परिस्थितियां देखने को मिलती है। MB मतलब मिली बार, तो 1009 MB तक हमें प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलती है। तो 997 हमें कहाँ देखने को मिलेगी? 997 MB की जो समदाब रेखा है, आइसोबार लाइन, वो हमें पश्चिमी राजस्थान वाले भाग में देखने को मिलती है 997 MB। जैसे जैसे हम साउथ इंडिया की तरफ आते हैं वैसे वैसे हमें प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता नजर आता है और सबसे उच्च दाब जो है 1009 MB का प्रेशर वो हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, लगभग मलाबार तट वाले क्षेत्र में। तो भारत में 997 MB से 1009 MB के बीच में प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। उत्तर भारत जो है नॉर्थ इंडिया, उसमें क्योंकि विषम तापमान परिस्थितियां हैं इसीलिए बहुत तीव्र निम्न दाब परिस्थितियां होती हैं, इंटेंस लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं नॉर्थ इंडिया में, तीव्र निम्न दाब परिस्थितियां। नॉर्थ इंडिया में भी कहा, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत में। और साउथ इंडिया में हमें तुलनात्मक रूप से थोड़ा लो प्रेशर कम देखने को मिलता है, लो प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है साउथ इंडिया में क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो प्रेशर कंडीशंस कुछ इस तरह की हमें देखने को मिलती है। इसमें अगर ये वाले मैप की बात करें, ये एनसीईआरटी का मैप है। एनसीईआरटी में कौन सी क्लास? क्लास 11th का मैप है, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है इंडियन ज्योग्राफी की, उसका ये मैप है। और ये जो है ये लाइंस है, आइसोबार लाइंस, समदाब रेखाएं, ये 997 MB की, ये 999 MB, 998 MB की, फिर ये है 999 MB की, ये आगे 1000 MB की लाइन, ये 1001 MB की लाइन, उसके बाद 1002 MB, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये समदाब रेखाएं भारत में है। इस वाले मैप में ये जो एरोज लगे हुए हैं इसमें विंड्स भी बताई गई हैं, साथ साथ में प्रेशर समदाब रेखाएं जो आइसोबार लाइंस है उसके साथ साथ विंड्स भी दिखाई गई हैं। खैर, अब इसका अगर प्रॉपर सिंपल मैप की बात करूं जो आपको याद करना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, इतनी सारी लाइंस है, तो एक सिंपल मैप भी आप देखिए। आपको ये लाइंस जो हैं आइसोबार लाइंस, समदाब रेखाएं, ये याद रखनी है, समदाब रेखाएं। आइसोबार लाइंस,
इसमें देखिए सबसे पहले ये है 997 MB, फिर 998 MB, फिर 999, 1000, 1001, 1002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक याद कर लोगे, उसके बाद थोड़ी कुछ एक लाइंस जो है एग्जैक्ट, अगर आपको लोकेशन ध्यान नहीं है तो भी थोड़ा रैंडमली रफली भी बना दोगे तो भी काफी होगा। बट एग्जाम में आपको आइसोबार लाइंस का मैप जरूर से बनाना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो इंटेंस लो प्रेशर है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। तो ये तो हो गई प्रेशर कंडीशंस, दाब परिस्थितियां। अब हम बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में पवनें कौन सी चलती हैं। तो समर सीजन में विंड्स की अगर बात करें तो अभी जैसा मैंने बताया भारत पर बना होता है लो प्रेशर, और इंडिया के आसपास जो हिंद महासागर है उसमें बना होता है हाई प्रेशर। इसीलिए पवनें चलना शुरू करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये जो विंड्स हैं इनकी डायरेक्शन देखिए, ये चल रही है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इस सीजन में भारत में चलती है दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनें, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स चलती हैं भारत में। भले ये पवनें जल से स्थल की तरफ चलती हो, पर ये संपूर्ण भारत में वर्षा नहीं कर पाती। थोड़ा बहुत जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, कोस्टल रीजन है, वहां पर ये विंड्स थोड़ी बहुत बारिश ले आती हैं। जैसे यहाँ तटवर्ती क्षेत्र जो है वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है इन विंड्स की वजह से, और थोड़ा बहुत यहाँ असम में और पश्चिम बंगाल में बारिश हो जाती है। उसको अभी हम रेनफॉल वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। पर संपूर्ण भारत में वर्षा नहीं हो पाती है। उसका कारण क्या है? वही जेट स्ट्रीम्स, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें, पर संपूर्ण भारत में वर्षा नहीं। उसका कारण है साउथ ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, इसकी सदर्न ब्रांच इंडिया पर स्थित होती है, भारत पर स्थित होती है। इसकी वजह से उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा का भारत पर स्थित होने के कारण भारत में, संपूर्ण भारत में वर्षा प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो पाती। ये तो हुई जो कॉमन विंड्स हैं इंडिया में। इसके अलावा अगर हम देखें नॉर्थ इंडिया में और भी हमें कुछ स्पेशल चीज देखने को मिलती है। उत्तर भारत में एक स्थानीय पवन चलती है, एक लोकल विंड चलती है जिसका नाम है लू। क्योंकि उत्तर भारत में बहुत तीव्र निम्न दाब परिस्थितियां होती है, बहुत इंटेंस लो प्रेशर होता है, इसीलिए आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर विंड्स आती हैं और लोकल रीजन में यहाँ पर रैंडमली वो विंड्स जो हैं इस एरिया में बहती है। क्योंकि लो प्रेशर है यहाँ पर, तो इस पूरे एरिया में यहाँ पर कुछ स्थानीय पवनें चलती हैं। स्थानीय पवनों में आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन उसका नहीं बताना, बस ये है कि लू से प्रभावित रहता है ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा एरिया। तो उत्तर भारत में लू नाम की एक स्थानीय पवन चलती है। अब लू कैसी विंड है? तो लू जो है ये गर्म और शुष्क पवनें हैं, गर्म और शुष्क। और लू के कारण काफी ज्यादा यहाँ पर जो है तापमान भी बढ़ा हुआ रहता है, और लू के कारण दिन में, क्योंकि शुष्क परिस्थितियां तो होती हैं, और दिन में धूल भरी आंधियां जो है वो चलती हैं लू जैसी गर्म पवनों के कारण। तो धूल भरी आंधियों के लिए ये जिम्मेदार है, धूल भरी आंधियां। और धूल भरी आंधियों के साथ साथ कभी अगर ये लू जैसी पवनें किसी छोटी वाटर बॉडी के ऊपर, जलराशि के ऊपर से, या किसी छोटी मोटी नदी के ऊपर से जब गुजरती हैं, तो वहां से थोड़ा बहुत ये जलवाष्प ग्रहण करती हैं और थोड़ी बहुत ये वर्षा करती हैं। शाम होते होते थोड़ा सा ये रेनफॉल लेकर आती हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अपने साथ लेकर आती हैं। तो धूल भरी आंधियां तो चलती हैं, आंधियां, उसके साथ साथ शाम होते होते थोड़ी हल्की बौछार जो है वो भी होती है इस लू नामक पवन के कारण। अब ये बौछार जो है या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या जिसे ड्रिजलिंग कहते हैं, ये रोज नहीं होती, कभी कभी होती है। तो लू के कारण गर्म पवनें हैं, इनके कारण डस्टी स्टॉर्म्स जो हैं, धूल भरी आंधियां, वो तो रोज ही अक्सर चलती है। पर उन डस्टी स्टॉर्म्स के साथ साथ कभी कभी थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग भी हो जाती है बाय इवनिंग या शाम होते होते, जब इनके पास थोड़ा बहुत कहीं से लोकल मॉइस्चर आ जाता है तो। अब ये धूल भरी आंधियां जो हैं, इनके बारे में राजस्थान वासियों को कुछ बताने की और समझाने की इतनी जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सबने कभी ना कभी लाइफ में इस तरह की धूल भरी आंधियां तो देखी होंगी। और स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में कई बार लाल पीली आंधी चलती है, काली पीली लाल पीली आंधी। उसमें क्या होता है, एकदम से इतना तेज धूल का गुबार उठता है आंधी के साथ
कि एकदम से लाइटें तो चली जाती है सरकार की तरफ से, उसके साथ साथ पूरा अंधेरा हो जाता है क्योंकि धूल का गुबार चारों तरफ छा जाता है। तो दिन में भी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, हाथ को हाथ नहीं दिखता, इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है क्योंकि धूल पूरी आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। और उस धूल के ठीक बाद में शाम होते होते थोड़ी बहुत कभी कभी बूंदाबांदी हो जाती है, सिर्फ हल्की सी बूंदाबांदी होती है, ज्यादा प्रॉपर बारिश नहीं होती, मिट्टी भी पूरी गीली नहीं होती, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है। तो इस तरह की स्थिति आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस की होगी। जब ये हल्की बौछार और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, उसमें उसकी वजह से इस हल्की बौछार के कारण थोड़ी सी गर्मी में राहत मिलती है। गर्मी में राहत या जो उच्च तापमान हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ी सी कुछ समय के लिए टेम्परेरी ठंडक होती है, बट वापस से नॉर्मल परिस्थितियां जो हैं वो जल्दी ही लौट आ जाती हैं और गर्मी जो है वो वापस से तीव्र हो जाती है। तो लू जो है इसको आपको ढंग से करना है। ये 5 नंबर में, 2 नंबर में कभी लू के बारे में पूछा जाए तो ये सब चीजें आपको ऐड करनी है। धूल भरी आंधी, गर्म शुष्क पवने, हल्की बौछार, गर्मी में राहत, ये सारी चीजें ऐड ऑन करनी है। तो लू जो है वो यहाँ की स्पेशलिटी है, ये वाला जो पूरा एरिया है नॉर्दर्न इंडिया। अब लू कौन कौन से राज्यों को प्रभावित करती है? तो मेनली करती है राजस्थान को, थोड़ा बहुत पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार तक भी थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट रहता है। तो लू पवनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मैप में, अभी हम आगे वाले मैप में देखेंगे कि लू वाला एरिया कौन सा है। तो देखिए स्थानीय पवन लू। अब देखिए ये जो मैप आपको दिख रहा है ये पूरा लू से प्रभावित क्षेत्र है, ऊपर वाला उत्तर इंडिया, नॉर्थ इंडिया वाला। अब जो है इस सीजन में, समर सीजन में जो रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, उसको हम देखते हैं किस तरह की वर्षा होती है या क्या है। तो वैसे तो ग्रीष्म ऋतु में प्रॉपर वर्षा नहीं होती है इतनी ज्यादा, रेनफॉल संपूर्ण भारत में तो नहीं हो पाती है, पर कुछ एक क्षेत्रों में प्री मॉनसून रेनफॉल जरूर होती है। प्री मॉनसून रेनफॉल, इसका मतलब है मॉनसून पूर्व वर्षा। और मॉनसून पूर्व वर्षा जो होती है इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था जब हमने तटवर्ती मैदान किए थे, कोस्टल प्लेन्स। अब मॉनसून, प्री मॉनसून रेनफॉल में मोस्टली प्री मॉनसून रेनफॉल आपको वेस्टर्न कोस्ट में होती हुई नजर आएगी। पश्चिमी तट जो है भारत का वहां पे नजर आती है, और पश्चिमी तट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे जो मॉनसून पूर्व वर्षा होती है उसे जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से, जिसको मैंगो शावर भी कहते हैं। तो एक तो मैंगो शावर के रूप में वर्षा होती है, मैंगो शावर, और दूसरी वर्षा जो है वो कहलाती है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम। अब चेरी ब्लॉसम और मैंगो शावर ये हम पहले भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं। आपको याद होगा आम्र वर्षा जो है, मैंगो शावर, ये आम के पेड़ के लिए या आम के उत्पादन के लिए या आम के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। और चेरी ब्लॉसम नाम की जो प्री मॉनसून रेनफॉल है, इसका कोई रिलेशन चेरी से नहीं है, इसका रिलेशन किससे है? कॉफी से। तो कॉफी या कहवा के फूल को खिला देती है चेरी ब्लॉसम नाम की जो प्री मॉनसून रेनफॉल है। ज्यादातर इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट पे ही प्री मॉनसून रेनफॉल होती है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा एक कुछ क्षेत्र है पश्चिम बंगाल और असम का, ये वाला। इस पश्चिम बंगाल और असम वाले क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत मॉनसून से पहले वर्षा होती है। अब वो किस कारण से होती है वो देखते हैं अभी। तो देखिए ये भारत में ही क्या, कहीं पे भी जब किसी क्षेत्र में दो विभिन्न प्रकृति की, दो डिफरेंट नेचर की विंड्स मिलती हैं तो अक्सर आंधी तूफान की स्थिति बनती है। और ऐसी ही कुछ स्थिति हमें देखने को मिलती है पश्चिम बंगाल असम वाले क्षेत्र में। तो होता क्या है, यहाँ तटवर्ती क्षेत्र की तरफ, स्थल से जल की तरफ पवनें चलती हैं जो गर्म और शुष्क होती हैं, गर्म और शुष्क। और इसी तरह से जल से स्थल की तरफ भी कुछ पवनें चलती हैं। ये कोस्टल एरिया जो है वेस्ट बंगाल वाला, वहां की बात हो रही है। वहां पर, ये बांग्लादेश वाला एरिया छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल वाले एरिया की बात करें हम, फिर वहां पे जल से स्थल की तरफ जो पवनें चलती हैं वो होती है ठंडी और आर्द्र, ठंडी आर्द्र पवनें।
तो पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल के कोस्टल रीजन में गर्म और शुष्क पवने और ठंडी और आर्द्र पवने, दो डिफरेंट नेचर की विंड्स हैं। ये अलग अलग प्रकृति की पवने जैसी ही मिलती हैं, तो ऐसी डिफरेंट नेचर की विंड्स के मिलते ही क्या आता है, तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, आंधी आती है। तो इस तरह की आंधी तूफान की स्थिति यहाँ पश्चिम बंगाल में बनती है और पश्चिम बंगाल के साथ साथ यहाँ पर असम में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो तूफान बनता है यहाँ पर इन ठंडी गर्म पवनों के मिलने से, उसे कहते हैं वज्र तूफान। वज्र तूफान, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म। तो यहाँ असम और वेस्ट बंगाल में वज्र तूफान या थंडरस्टॉर्म की वजह से थोड़ी बारिश होती है। अब ये जो बारिश है या ये थंडरस्टॉर्म जो है, इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल में प्लस असम में गर्मियों में बैसाख के महीने में शाम को विनाशकारी या बहुत तेज पवनें चलती हैं और उन तेज पवनों के कारण आते हैं तूफान या वज्र तूफान, थंडरस्टॉर्म। और उन थंडरस्टॉर्म्स को या उन तूफानों को एक नाम दिया गया है, उन्हें कहते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी। तो काल बैसाखी की बेसिक डेफिनेशन ये है कि पश्चिम बंगाल, असम में शाम को चलने वाली विनाशकारी आर्द्रता युक्त पवनों के कारण जो वज्र तूफान बनते हैं, उन्हें काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसे लिखा जा सकता है, वायलेंट इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स अकरिंग इन वेस्ट बंगाल एंड असम आर कॉल्ड काल बैसाखी। तो काल बैसाखी किसी वर्षा का नाम नहीं है, काल बैसाखी नाम है वज्र तूफान का, थंडरस्टॉर्म का। ये जब थंडरस्टॉर्म आता है, वज्र तूफान, तो इस वज्र तूफान की वजह से बारिश होती है। और वो बारिश जब होती है तो वैसे तो ये तूफान काफी ज्यादा विनाशकारी है। जितने भी पेड़ पौधे और वो सब होते हैं, सब कई पेड़ पौधे टूट जाते हैं। आपको पता है, आंधी आती है तो पेड़ गिर जाते हैं, बिजली के तार जो हैं वो टूट जाते हैं। तो इस तरह का काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ह्यूमन प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है, मानव जो संपत्ति उसको भी। उसके साथ साथ अवसंरचना या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी नुकसान पहुंचता है। प्लस कई पेड़ पौधे जो हैं उनकी टहनियां टूट जाती है, पेड़ पौधे गिर जाते हैं बड़े बड़े। तो ये सारा विनाशकारी स्वरूप हमें देखने को मिलता है इस वज्र तूफान के कारण, इस थंडरस्टॉर्म के कारण, क्योंकि इसमें पवनों की विंड्स की स्पीड बहुत तेज होती है और बहुत इंटेंस होती है। इसीलिए काल बैसाखी के कारण वर्षा तो होती है, पर वर्षा के साथ साथ जो पवनों की तीव्रता है, पवनों की तीव्रता, उस पवनों की तीव्रता के कारण काफी ज्यादा विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। और इतना ज्यादा विनाश होता है कि इसे बैसाख के महीने का काल माना जाता है। ये जो तूफान है, इसको बैसाख के महीने का काल माना जाता है, इसलिए इसका नाम है काल बैसाखी। काल किसको कहते हैं? काल पड़ गयो, ऐसे बोला जाता है ना। काल मतलब कैलामिटी, मतलब विनाशकारी गतिविधि। तो इसे बैसाख का काल या कैलामिटी ऑफ बैसाख कहा जाता है। कैलामिटी ऑफ बैसाख, बैसाख। तो ये बैसाख का काल कही जाती है क्योंकि इसका विनाशकारी स्वरूप बहुत ज्यादा है इस वज्र तूफान का। पर इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है, ये वर्षा कुछ फसलों के लिए लाभदायक होती है, थोड़ी बहुत फसलों के। अब कौन सी फसलों के लिए लाभदायक होती है? तो ये लाभदायक होती है चाय के लिए, पटसन के लिए। पटसन बेसिकली होता है जूट। तो चाय, पटसन, चावल, इन सब फसलों के लिए थोड़ी बहुत ये जो वर्षा होती है इस तूफान के कारण, वो थोड़ी बहुत लाभदायक होती है। और इसीलिए ये जो वर्षा हो रही है, इसको एक नाम और दिया जाता है। इस वर्षा को कहते हैं टी शावर। ये जो वर्षा हो रही है चाय की खेती के लिए लाभदायक है, इसलिए इस वर्षा को टी शावर भी कहा जाता है। उसके साथ साथ आप काल बैसाखी को अगर देखेंगे तो यहाँ ये काल बैसाखी नाम का तूफान क्यों बना? क्योंकि दो भिन्न प्रकृति की पवनें मिली हैं।
और उसमें स्पेशली भूमिका किसकी है, ये जो गर्म पवन आ रही है उत्तर पश्चिमी दिशा से, नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन से, ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जो पवनें आ रही है और सीधा आके ये तटवर्ती क्षेत्र में जो आर्द्र पवनें हैं उनसे मिल रही है। इसीलिए इस काल बैसाखी को एक और नाम दिया जाता है, इसे नॉरवेस्टर भी कहते हैं। नॉरवेस्टर इसलिए क्योंकि उत्तर पश्चिम से आने वाली पवनों के कारण बन रही है, इसलिए नॉरवेस्टर। तो काल बैसाखी को नॉरवेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ से आने वाली, ये नॉर्थ वेस्ट से आने वाली विंड्स के कारण बनता है। नॉरवेस्टर भी कहा जाता है। तो 3 टर्म्स आपने यहां देखी, टी शावर, नॉरवेस्टर और काल बैसाखी। तो काल बैसाखी वास्तव में किसी वर्षा का नाम नहीं है, ये एक तूफान का नाम है जो पश्चिम बंगाल और असम में आता है। उसके अलावा ओवरऑल तो इसको काल बैसाखी कहते हैं, पर असम में स्थानीय भाषा में इस काल बैसाखी को कहा जाता है बारदोली छीड़ा। बारदोली छीड़ा, तो स्थानीय भाषा में इसे बारदोली छीड़ा के नाम से भी जाना जाता है इस तूफान को। तो काल बैसाखी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में, 5 नंबर में आपके प्रश्न बन सकता है। तो काल बैसाखी के बारे में लिख कर देखिएगा कि किस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, और डायग्राम भी बनाना है आपको। और यहाँ इस मैप में काल बैसाखी देखें तो ये काल बैसाखी है और असम में इसको बारदोली छीड़ा कहा जाता है। अब भारत में वैसे तो ज्यादा बड़े क्षेत्र में बारिश नहीं होती है गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में, पर जिन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश होती है उनका हम वितरण डिस्ट्रीब्यूशन मैप पे बता सकते हैं, जिसमें हम कितने सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पे हो रही है वो दर्शा सकते हैं मैप के ऊपर। तो अब वही हम देखेंगे कि कैसे मैप पे दर्शाते हैं। तो देखिए, ये मैप बनाया जा सकता है समर रेनफॉल के लिए, समर सीजन की रेनफॉल के लिए। उसमें ये जो आपको डार्क पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर प्री मॉनसून रेनफॉल होती है, चेरी ब्लॉसम और मैंगो शावर इस एरिया में होती है, और यहाँ पर होती है काल बैसाखी और बारदोली छीड़ा के कारण वर्षा। और ये जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, 75 सेंटीमीटर से ज्यादा। और बाकी जो इंडिया का एरिया है वहां पे भी थोड़ी बहुत कभी कभी बूंदाबांदी हो जाती है, और ये जो बूंदाबांदी होती है थोड़ी बहुत, वो कितनी वर्षा होती है, तो 25 से 75 सेंटीमीटर के आसपास, 25 से 75 सेंटीमीटर के आसपास ओवरऑल इंडिया में हमें रेनफॉल देखने को मिलती है, जो ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत वर्षा होती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा वाला कुछ क्षेत्र और लद्दाख वाला कुछ क्षेत्र और कोरोमंडल तट, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है सीजन में, और 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है इस क्षेत्र में। तो वर्षा में आप ये मैप बनाकर वर्षा का वितरण बता सकते हैं। तो हमने देखिए ग्रीष्म ऋतु की वर्षा की स्थिति भी देख ली, प्री मॉनसून वर्षा और कुछ जगह तूफान के कारण वर्षा। अब ग्रीष्म ऋतु का प्रश्न अगर बन जाए आपके लॉन्ग आंसर में, तो आपको ग्रीष्म ऋतु की जलवायु परिस्थितियां जब समझानी हो तो आप कैसे बताएंगे। शॉर्ट में पहले तो लिखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई के महीने के बीच ITCZ के उत्तर की ओर शिफ्ट होने के, विस्थापित होने के कारण बनती है। बेसिक इंट्रोडक्शन लाइंस। उसके बाद आप ग्रीष्म ऋतु का तापमान बताएंगे, यहाँ समताप रेखा का मैप बनाएंगे, प्रेशर बताएंगे, प्रेशर का समताप रेखा का मैप बनाएंगे, और विंड्स लिखेंगे, पवनों के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और यहाँ पवनों का एक मैप बनाएंगे। इसमें लू पवनें जरूर से बतानी है। उसके बाद जब वर्षा की बात होगी तो रेनफॉल में आप यहाँ रेनफॉल का मैप बनाएंगे, और प्री मॉनसून रेनफॉल के बारे में यहाँ पर लिखेंगे, मॉनसून पूर्व वर्षा के बारे में। इसमें आप वर्षा के वितरण वाला जो ये वाला जो मैप है ये बनाए तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी प्री मॉनसून वर्षा के नाम तो आप लिख ही देंगे पैराग्राफ में, और लास्ट में कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, अतः ग्रीष्म ऋतु के दौरान उच्च तापमान, निम्न दाब, दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनें तथा मॉनसून पूर्व वर्षा पाई जाती है भारत में। तो इस तरह से आपको कंक्लूड करना है। तो काफी सारे शॉर्ट आंसर्स बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में से या इस सीजन में से, जैसे काल बैसाखी, बारदोली छीड़ा और ये सब। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैप्स वगैरह जो हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। तो समर सीजन जो है उसको रिवाइज कीजिए आप। नेक्स्ट क्लास में हम अगला सीजन जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।